मित्रों, हम लोग इससे पहले जो 2 वीडियो बना था उसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों के भेद के बारे में बताए थे कि स्वर और व्यंजन होते हैं क्या। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि का सार्थक स्वतंत्र, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं। शब्द सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। शब्द का अर्थ हम इतना ही समझ सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं कि शब्द वर्णों का मेल होता है। शब्द क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। शब्द बराबर वर्णों का मेल। शब्द बराबर वर्णों का मेल। जैसे कमल, यह कमल। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ण शब्दों के मेल होते हैं और 2 शब्द मिलकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे विद्या धन आलय, अब यहां हो गया विद्यालय। शब्द सार्थक भी होते हैं, शब्द निरर्थक भी होते हैं। आज हम लोग शब्दों के भेद के विषय में पढ़ेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं और उस भेद का अपना अलग क्या क्या अर्थ है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक ऐसे आप लोग कॉलम बनाते जाइए जैसे हम बना रहे हैं। यहां लिख लीजिए शब्द के भेद। शब्द के भेद। हम लोग शब्द के अर्थ जान चुके हैं कि शब्द का अर्थ क्या है? वर्णों का मेल है, जो सार्थक है, स्वतंत्र है। आज हम लोग शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे और शब्दों के भेद में सबसे पहले रचना की दृष्टि से, याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है? रचना की दृष्टि से शब्द के भेद या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद दोनों। तो जो रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं, सबसे पहले उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद में 3 भेद आते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। ये रचना के आधार पर भेद है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग भेद कर लें। तो एक भेद ये हो गया कि रचना के आधार पर शब्द के भेद। फिर उसके बाद दूसरे क्रम में उत्पत्ति के आधार पे, मतलब शब्दों के उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। तो यहां लिख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है तत्सम। सबसे पहले है तत्सम। दूसरे नंबर पे है तद्भव। तीसरे नंबर पे है देशज। चौथे नंबर पे है विदेशी। पांचवें नंबर पे है संकर।
याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, ये था रचना के आधार पे शब्द का भेद, मतलब रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशी होता है, संकर होते हैं। इसके बाद जो तीसरे क्रम पे आता है अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तीसरा क्रम क्या है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद में सबसे पहले एकार्थी आएगा, एकार्थी। दूसरे नंबर पे है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब अनेकार्थी। तीसरे नंबर पे है, पहले नोट करते जाइए फिर बाद में हम समझाएंगे, पर्यायवाची। चौथे नंबर पे है विलोम। हम लोग शुरू से यह शब्द सुनते आए हैं, लेकिन पूछ दिया जाता है कि किस आधार पे किसका भेद है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थ के आधार पे ये भेद किए गए हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यह अर्थ के आधार पर भेद है। इसके बाद का जो नंबर है वह है प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं आज हम जाने। नंबर 1, सामान्य शब्दावली शब्द। सामान्य शब्दावली। नंबर 2, तकनीकी शब्दावली। नंबर 3, प्रयोजन मूलक या प्रयोजन लिख सकते हैं, प्रयोजन मूलक। चौथे पर प्रशासनिक, प्रशासनिक। और इसके बाद जो अंतिम जो आता है वह है व्याकरण या रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। व्याकरण या रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। व्याकरण आवलिक रूपांतर, व्याकरण या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। याद रखिएगा कि अभी तक शब्दों के भेद में क्या क्या हो गया। नंबर 1 पे था रचना के आधार पर, नंबर 2 पे था उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 था अर्थ के आधार पे, नंबर 4 था प्रयोग के आधार पे, और उसके बाद जो नंबर 5 है व्याकरण या रूपांतर के आधार पे शब्द के भेद। इसमें ध्यान रखिएगा, व्याकरण या रूपांतर के जो भेद होते हैं इसके 2 क्रम कर लीजिएगा। पहले नंबर पे होगा विकारी, विकारी। और इस विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इस विकारी के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, दूसरे नंबर पे सर्वनाम,
तीसरे नंबर पे क्रिया, चौथे पे विशेषण। यह चार जो है कि विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जो व्याकरण और रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद किया गया है, व्याकरण और रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद किया गया है, उसमें भी दो भेद विद्वानों ने कर दिया। एक जो है कि विकारी और दूसरा जो इसके बाद का जो दूसरा है, यहाँ तक ये चार जो है कि विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। यह चारों विकारी शब्द है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसी क्रम में, ठीक है, अविकारी आते हैं। अविकारी, अब अविकारी में और भी चार नाम हैं। इसमें पहला जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और अंतिम है विस्मयादि बोधक। मित्रों ध्यान देना कि रचना के आधार पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। उसके बाद प्रयोग के आधार पे सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, प्रयोजन मूलक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली। और अंतिम व्याकरण या रूपांतर के आधार पे जो शब्द का भेद किया गया है, इसमें पहला जो है कि यह विकारी शब्द है। और इस विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी जो दूसरा भाग है, अविकारी शब्द के अंतर्गत, अविकारी शब्द के अंतर्गत जो है कि ये चार आया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह जो है कि शब्द के भेद है। अब आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा कि जो शब्द के भेद हैं, एकार्थी शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो अर्थ के आधार पे है। अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। और जो उत्पत्ति के आधार पर ये सब जो भेद दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, यह जो है कि इसके आधार पे है। रचना के आधार पे कितने भेद हैं, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ तक हम लोग आज ये समझें कि ये जो शब्द होते हैं, शब्द के भेद, देखिए हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशी होता है, संकर होता है। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि शब्द के भेद में यह उत्पत्ति के आधार पे चारों का नाम, पांचों का नाम पड़ा है। रचना के आधार पे जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पड़ा है, हम लोग को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि रचना के आधार पे कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पे कितने भेद हैं, और प्रयोग के आधार पे कितने भेद हैं, और व्याकरण के आधार पे जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह चारों आखिर में क्यों अविकारी शब्द हो गए और यह चारों क्यों अविकारी शब्द हो गए, इसका भी हम इसके बाद क्रम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। ये तो आप लोगों के सामने जैसे हम बता दिए कि शब्द के भेद में किस तरह के शब्द के भेद होते हैं। अब हम लोग एक एक क्रम से सब शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अब सबसे पहले जिसकी हम लोग चर्चा किए थे, अब एक एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। कौन था? सबसे पहले था रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से ये था शब्द के भेद। और आप लोगों को याद भी होगा कि हमने 3 बताए थे अभी, वह कौन कौन था? सबसे पहले इसमें कौन कौन था एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। यह था रूढ़, दूसरा था यौगिक, और तीसरा था योग रूढ़। अब थोड़ा थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यह तीनों में अंतर क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है? जो रूढ़ शब्द होता है, पहली बात जान लीजिए कि जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ का मतलब ये होता है कि ये बरसों से हमारी परंपरा में ये शब्द चले आए हैं, जिसका अगर हम विभाजन कर दे रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो एक विशेष अर्थ लिए होते हैं, उनका अर्थ कभी नहीं बदलता है, वह रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? जो एक विशेष अर्थ को लिए होते हैं और सदियों से उसका अर्थ वही निकाला जाता है, वह रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे मान लीजिए कि हमने दूध लिखा, दूध, तो देखिए दूध का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, दूध का बस दूध ही अर्थ है। अब जैसे हमने लिखा जो है कि हमने लिखा धान, हमने लिखा गेहूं, हमने लिखा लड़का, उसका कोई अलग अर्थ नहीं है, उसका एक निश्चित अर्थ है। जैसे आम लिख दिया, आम, आम का क्या है? आम का एक निश्चित अर्थ है। दूध का क्या है? दूध का एक निश्चित अर्थ है। तो रूढ़ शब्द वे हैं, फिर एक बार हम बता रहे हैं कि रूढ़ शब्द वे हैं जो एक परंपरा से चले आ रहे हैं और हमारे समाज में व्याप्त हैं। समय की परिस्थितियों के अनुसार शब्द बनते गए, जैसे पनघट है जहाँ हम लोग पानी भरते हैं, उसके बाद जानवरों का नाम पड़ा, आदमियों का नाम पड़ा। विकास के साथ जो शब्द हमारे परंपरा के साथ जुड़ते गए, जिनका एक ही अर्थ निकला, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकला, वह रूढ़ शब्द कहलाए। अब इसमें दूसरा जिसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? देखिए, यौगिक का मतलब होता है दो और दो से अधिक शब्द एक साथ जुड़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। उदाहरण तौर पे आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह विद्या हो गया, विद्या, और ये हो गया आलय। ठीक है, देखिए विद्या और ये हो गया आलय। अब इसका एक नया शब्द क्या बना? नया शब्द बन गया विद्यालय। देखते जाइए, यह नया शब्द क्या बन गया? विद्यालय। विद्या धन आलय, आलय माने स्थान, आलय माने एक निश्चित स्थान। किसके लिए? विद्या के लिए। जो विद्या के लिए निश्चित स्थान है वो विद्यालय है। अब आलय एक अलग शब्द है और विद्या एक अलग शब्द है, लेकिन नया शब्द क्या बना? विद्यालय बना। इसी तरह एक नया शब्द और बना सकते हैं आप, जैसे न्याय धन आलय, न्याय धन आलय। अब नया शब्द क्या बन गया? यह नया शब्द बन गया न्यायालय। अब एक और शब्द जोड़ लीजिए, जैसे चाय धन वाला। ठीक है, चाय धन वाला। अब क्या हो गया? चाय वाला। तो चाय वाला, जैसे चाय अलग शब्द है, वाला अलग शब्द है, लेकिन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर दिए। तो यौगिक शब्द कौन ऐसे शब्द हैं? यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्द अलग अलग होते हैं, दो शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह यौगिक शब्द हैं। जैसे गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। ठीक है, बैलगाड़ी। तो यह ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यह जो है कि तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ के बारे में जान लीजिए कि ये भी दो अलग अलग शब्द होते हैं, ये भी दो अलग अलग शब्द होते हैं। योग रूढ़ भी दो अलग अलग शब्द होते हैं।
लेकिन यह जो दोनों शब्द अलग अलग होने के बाद एक जो तीसरा अर्थ, जो दोनों नए शब्द जुड़ते हैं, जो तीसरा अर्थ जब उस पे तीसरा अर्थ के साथ जब जुड़ते हैं तो वह शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ने पर एक विशेष अन्य नया अर्थ में नए शब्द का निर्माण हो जाए तो वह योग रूढ़ शब्द है। उदाहरण के लिए हम एक अर्थ को पकड़ते हैं, जैसे यह देखिए पंख, ठीक है, यह क्या है, पंख धन ज। यह पंख माने होता है कीचड़, पंख माने होता है कीचड़, ज माने होता है जन्म लेने वाला। पंख धन ज यानी पंख धन ज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन पंकज जो नया शब्द बना पंकज, पंकज का अर्थ यहाँ कमल हो गया। पंकज का कौन सा अर्थ क्या हो गया, ये जो पंकज का अर्थ है इसका मतलब हो गया है कमल। तो यह क्या है, नया शब्द बन गया। अगर ये दोनों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग अर्थ रहेगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ के एक अन्य अर्थ बन गया तो उसको हम लोग कहते हैं जो योग रूढ़ शब्द है, एक निश्चित अर्थ निकाल रहा है वह शब्द। अब जैसे इसी तरह जैसे मान लीजिए कि दशानन है, दशानन मतलब जिसका 10 आनन हो। इसी तरह पीताम्बर है। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए शैल, शैल धन जा। शैल माने होता है पत्थर, जा माने होता है जन्म लेने वाली। तो पत्थर से जन्म लेने वाली, तो पत्थर से जन्म लेने वाली तमाम चीज है, लेकिन उसका हम लोग एक ही अर्थ निकालेंगे कि शैलजा का मतलब होता है पत्थर से जन्म लेने वाली, अर्थात पार्वती। अब इसका एक नया अर्थ क्या निकल गया, पार्वती। यह पार्वती का जो है कि क्या बोलते हैं, यह एक नया शब्द बन गया शैलजा। इसी तरह हम लोग और शब्द ले सकते हैं, समुद्र धन जा। देखिए जा माने होता है जन्म लेने वाली, जौ माने होता है जन्म लेने वाला। तो जैसे हम समुद्र जा कह दिए तो समुद्र जा मतलब समुद्र से जन्म लेने वाली। तो समुद्र से जन्म लेने वाली अनेक जो है कि वस्तुएं हैं, लेकिन प्रसिद्ध एक ही है, वह जो है कि लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए समुद्र जा का अर्थ हो गया कि यानी समुद्र जा का अर्थ हो गया कि उसका एक निश्चित अर्थ हो गया लक्ष्मी जी। उसी तरह एक नया शब्द होता है भूमिजा। तो भूमिजा भूमि से जन्म लेने वाली। तो भूमि से जन्म लेने वाली का मतलब ये हो गया, मात्र एक ही अर्थ निकलता है, वह है सीता का अर्थ। तो भूमिजा यानी भूमि से जो उत्पन्न होने वाली हैं वह मात्र एक सीता जी है। तो इसीलिए इसका योग रूढ़ का मतलब हो गया कि दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, लेकिन जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उस नए शब्द का एक नया अर्थ हो जाता है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक बार फिर पढ़ लें, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित परंपरा से निश्चित काल से हमारे बीच में चले आए और शब्द ज्वां के त्वां रह गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह जो है कि रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द कौन है, जो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ अपना रखते हैं, दोनों मिलकर एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन योग रूढ़ वह शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि इन दोनों का जब जुड़ते हैं तो अर्थ नहीं बदलता है, लगभग दोनों सेम अर्थ चलता है। लेकिन ये जब बदलता है योग रूढ़ वाला, तो दो नए शब्द तो जुड़ते हैं लेकिन एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, इसलिए योग रूढ़ एक अलग शब्द है। तो आज के बाद जान लीजिएगा कि जब भी कभी योग रूढ़ की बात आए तो वहां देख लीजिएगा कि एक उसका नया अर्थ बन रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक दंत हो गया, एक दंत मतलब एक दांत वाला, लेकिन एक दंत का मतलब ये हो गया कि गणेश जी का चर्चा वहां किया जा रहा है। अब लंबोदर हो गया, लंबा धनुधर, जिनका अधिक पेट हो, लंबा वाला पेट हो, तो लंब धनुधर का मतलब लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश से अर्थ हो गया। तो इस तरह योग रूढ़ का यह जो है कि नियतार्थ है। इसके बाद हम लोग यह रचना की दृष्टि के बाद अब दूसरे क्रम में हम लोग पहुंचते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। इसको मिटाने के बाद हम लोग दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं।
उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद, उत्पत्ति की दृष्टि या उत्पत्ति के आधार, दोनों चीज कह सकते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद, हम लोग शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हमने उत्पत्ति के दृष्टि से 5 चीज की चर्चा की थी, याद रखिएगा, हम लोग 5 चीज की चर्चा की थी। इसमें सबसे पहले था तत्सम, इसमें सबसे पहले था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा था विदेशी, और 5वां था संकर। यह 5 शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से इनका भेद है। याद रखिएगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं वह 5 हैं। यह तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संकर है। देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का सीधा सीधा अर्थ यह होता है, तत्सम का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि देखिए जो हमारी संस्कृत, जो हमारी भाषा की प्रवृत्ति है, पहली बात जान लीजिए, भाषा की प्रवृत्ति हमेशा कठिनता से सरलता की तरफ बढ़ती है। और जब हम आपको ये भी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्रकृति आई, प्रकृति के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का उदय हुआ। तो यानी जो कठिन शब्द था उसको हम लोग भूलते गए, जो सरल शब्द था उसको अपनाते गए। तत्सम शब्द का सीधा सीधा अर्थ जान लीजिए, तत् धनसम, यानी संस्कृत के वह शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्वय के त्वय हमारे बीच में आ गए, वह शब्द जो संस्कृत का ज्वय के त्वय हमारे जो है कि बीच में आ गए, वही तत्सम शब्द कहलाए। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तत्सम शब्द का मतलब सीधा सीधा संस्कृत का शब्द होता है जो हिंदी में चले आए, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे हम लोग रात्रि, ये जो रात्रि शब्द है यह जो तत्सम शब्द है, आज हम लोग रात कहते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए गोधूम, गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं। आज भी जैसे हम लोगों को, अब जैसे हद्रिका हल्दी, उसी तरह जैसे हस्त, हस्त माने हाथ, उसी तरह से कर्म अग्नि, अग्नि माने आग। तो यह जो तत्सम के शब्द हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए, तत्सम के शब्द सीधे संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के वो शब्द हैं जो ज्वय के त्वय हिंदी में आ गए, वह जो है कि तत्सम शब्द कहलाए। और तत्सम शब्द में जैसे ज्येष्ठ हो गया, अग्नि हो गया, हद्रिका हो गई, हस्त हो गया, कर्ण हो गया, चस्व हो गई। तो यह जो है कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो हमको बोलने में आसान होता है, वही तत्सम शब्द कहलाए, जो वही संस्कृत के शब्दों से सीधे सीधे बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए। देखिए तद्भव, तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव का मतलब सीधा सीधा अर्थ यह जान लीजिए कि तद्भव का मतलब क्या होता है। ये जो तद्भव है यह संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब संस्कृत के परिवर्तित शब्द जो आए, हिंदी भाषा में अपना रूप बदल लिए, वही तद्भव शब्द कहलाए। तद्भव का मतलब सीधे सीधे जान लीजिए कि तद्भव जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे यहाँ रात्रि है तो रात्रि का अब तद्भव रात हो, सीधा सीधा अर्थ समझिएगा। अब जैसे यह गोधूम था तो गोधूम का तद्भव जो है कि गेहूं हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ अग्नि थी, अग्नि, अब अग्नि जो है कि तद्भव में आके आग हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ सूर्य था, सूर्य, अब यहाँ आके सूरज हो गया। तो तद्भव, तद्भव यह कह सकते हैं कि संस्कृत के वह शब्द जो तोड़ मरोड़ के सरल बनकर हिंदी में प्रयोग करते हैं, वह जो है कि तद्भव कहलाए। संस्कृत में संस्कृत का सीधा शब्द आए तो तत्सम कहलाए, संस्कृत का परिवर्तित रूप आए तो तद्भव कहलाए। इसके बाद जो तीसरे नंबर का क्रम है, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का क्रम
जो देशज है, बाद में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, अभी केवल जानकारी लेने के लिए हम बता रहे हैं। देशज, देखिए अभी हमने बताया था कि ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ज का मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात देश धन ज, यानी देश धन ज, जो देशी शब्द से जिस शब्द का जन्म हुआ वह देशज शब्द कहलाया। जैसे देशी शब्द से क्या क्या जन्म हुआ, जैसे लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, चमार हो गया, ठीक है, उसके बाद खेत हो गया, काम हो गया, आग हो गया। अब जो हमें देशी शब्द, जैसे मान लीजिए कि अब जेठ, जेठ शब्द का प्रयोग हो गया, जैसे कुदाली, कुदाली का प्रयोग हो गया, उसके बाद लोहार, लोहार हो गया, ठीक है। जो हमारे देश शब्द में, जैसे पगड़ी, पगड़ी हो गया, ठीक है, जो सर पे बांधी जाती है। उसके बाद अवन, पवन, खेत, खाद, ये सब जितने देश शब्द हैं, जैसे लठायत, ये देश शब्द है, ठीक है। तो यह महाजन, ये सब देश शब्द हैं। और उसके बाद विदेशी शब्द, विदेशी शब्द के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। देखिए विदेशी शब्द का मतलब ये हो गया, विदेशी शब्द का मतलब ये हो गया कि जब हमारे भारत देश की अगर हम लोग चर्चा करें, इतिहास पढ़ें, तो भारत देश में अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए, और उन विदेशियों का जब आक्रमण होता था तो उनके साथ अपनी भाषा संस्कृत भी आती थी, और भाषा संस्कृत आने के साथ वह हिंदी में ऐसे घुल मिल गई कि आज पता नहीं चलता है कि विदेशी शब्द कौन है और देशज शब्द कौन है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं कि जैसे इस देश शब्द में अरबी भी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी है। अब देखिए अरबी से, जो अरबी से औरत बना है, याद रखिएगा, औरत, यह जो औरत हम लोग बोलते हैं ये अरबी का शब्द है। और कितना देखिए अरबी से जो है कि औरत बन गया, और यही फारसी है, फारसी शब्द से आदमी बना। देखिए क्या नियम बना है, जो औरत है अरबी शब्द है, जो फारसी है वह आदमी शब्द है। इसी तरह अरबी से आजाद बन गया, मुहारा बन गया, शर्त बन गया, शतरंजन बन गया, मस्जिद बन गया, तकदीर बन गया, जुर्माना बन गया, नकल बन गया, बाकी बन गया। फारसी से आदमी आया, आसमान आया, खून आया, गुलाब आया। गुलाब को कई बार पूछा जा चुका है, गुलाब ये फारसी शब्द है। गुलाब हमारे जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को गुलाब का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, यह फारसी शब्द है। उसके बाद जो है कि अरबी फारसी के बाद अंग्रेजी का भी बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजी, मान लो अंग्रेजी का इसलिए रोल है कि अंग्रेजी तो कई साल अंग्रेजों ने राज किया, तो टेलीफोन, कार, इंजीनियरिंग, गैस, चॉकलेट, मैनेजर, मोटर, गाड़ी, स्कूल, कारपेंटर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। और अंग्रेजी के शब्द इसलिए हैं, शब्दों का विकास तब होता है जब उस वर्ग के लोग विकास करते हैं। जब घड़ी वो बनाया है तो घड़ी का नाम वो रखेगा, टेलीफोन वो बनाया है तो टेलीफोन का नाम अंग्रेजी ही रहेगा, क्रिकेट वो खेलना शुरू किए तो क्रिकेट का नाम अंग्रेजी ही रहेगा। तो इसलिए देखते हैं कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, और इतना ही नहीं तुर्की, जैसे तुर्की, ये तुर्की के लोग जब आए तो तुर्की वाला शब्द आया। तुर्की वाले शब्द की अगर हम लोग चर्चा करें तो तोप, लाश, तोप तुर्की शब्द देन है, लाश तुर्की शब्द देन है। उर्दू जिस भाषा का, उर्दू के जो मसीहा थे वली साहब, उर्दू जो शब्द आया, उर्दू जो है कि तुर्की भाषा का शब्द है, जो कई बार पूछ चुका है। तौलिया जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यह जो तुर्की भाषा है। चाबी जिसका प्रयोग करते हैं, ये भी जो है कि क्या बोलते हैं, तुर्की भाषा है। इसी तरह फ्रांस देखिए, फारसी अलग शब्द है, फ्रांस अलग शब्द है। फ्रांस से जो है कि अंग्रेज शब्द आया। फ्रांस वालों ने सबसे पहले अंग्रेज शब्द का प्रयोग किया था। वहाँ काजू वो लोग लाए थे, काजू उन्हीं का देन है। उसी तरह जापान थे जो कि रिक्शा आया, जो रिक्शा का आविष्कार हुआ जापान में ही हुआ था, इसलिए रिक्शा शब्द जापानी हो गया। चीनी की अगर बात करें तो वहाँ से चाय आई थी, लीची आई थी। यह कह सकते हैं कि चीनी से चाय आई थी, इसलिए
चीनी का चाय और लीची प्रसिद्ध हो गया। लीची हमारे यहाँ नहीं होता था, वह चीन से आया। जैसे उदाहरण तौर पे जैसे मक्का हमारे यहाँ नहीं होता था तो मक्का अमेरिका से आया। तो ऐसे ऐसे शब्द क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे ये जो विदेशी शब्द हैं जितने धीरे धीरे हमारे हिंदी में जो है कि अपना स्थान बना लिए, और पता नहीं चलता है कि देशज शब्द कौन है और विदेशी शब्द कौन है, क्योंकि धीरे धीरे वो हमारे संस्कृति में भूल गए हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। अब शंकर की हम लोग चर्चा करें तो शंकर, देखिए शंकर का अर्थ क्या होता है। शंकर का अर्थ सीधा सीधा जान लीजिए कि शंकर का अर्थ होता क्या है। शंकर शब्द का अर्थ ये होता है कि दो अलग अलग देश के शब्द आपस में मिल गए, यानी दो विदेशी शब्द या दो देशी शब्द आपस में मिल गए। जैसे हिंदी संस्कृत आपस में मिले, हिंदी अंग्रेजी आपस में मिले। उदाहरण तौर पे हम जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक शब्द है टिकट घर। टिकट घर ये एक संकर शब्द है। संकर माने होता है दो प्रजातियों को एक में मिला देना। तो संकर माने टिकट, देखिए टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है। तो यह अंग्रेजी शब्द हो गया, यह हिंदी शब्द हो गया, दोनों आपस में मिल गया। तो एक अंग्रेजी, यह टिकट क्या हुआ अंग्रेजी, ठीक है, यह जो है कि अंग्रेजी, और यह घर क्या हुआ हिंदी। तो अब देखिए टिकट घर जो है कि यह संकर शब्द हो गया। इसी तरह जैसे रेल यात्रा, तो रेल शब्द अंग्रेजी है और यात्रा शब्द संस्कृत का है। तो रेल यात्रा मतलब हो गया यह जो है कि क्या बोलते हैं संकर शब्द के अंतर्गत हो गया। इसी तरह बीमा पॉलिसी, जो बीमा है वह अरबी शब्द है, पॉलिसी है अंग्रेजी शब्द है। तो बीमा अरबी शब्द और पॉलिसी अंग्रेजी शब्द बनने के कारण ये दोनों आपस में मिल गए। तो यानी कह हम सकते हैं कि दो विदेशी शब्द, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ही देश के नहीं, दो अलग अलग, जैसे हिंदी संस्कृत वाले मिले, हिंदी अंग्रेजी वाले मिले, हिंदी अरबी वाले मिले, हिंदी फारसी वाले मिले। तो दो अलग अलग जैसे शब्द जब आपस में दो अलग अलग शब्द जब आपस में मिले तो वह संकर शब्द कहलाए, ठीक है। तो यह उत्पत्ति के आधार पे इसके भेद थे, उत्पत्ति के आधार पे इसके भेद थे। इसके बाद हम लोग जो तीसरे क्रम में पहुंचते हैं, तीसरे क्रम में है एकार्थी के दृष्टि से शब्द के भेद। आप लोग धैर्यता बनाए रखिए और क्रम से पढ़ते जाइए, कभी आपको भूलेगा नहीं। अब इसके बाद जो शब्द है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से किसके भेद, शब्द के भेद। याद रखिएगा शब्द के भेद किसके दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से। अब शब्द के भेद अर्थ की दृष्टि से देखिए कौन कौन सा आता है। नंबर 1 पे है एकार्थी, एकार्थी। नंबर 2 पे है अनेकार्थी। नंबर 3 पे है पर्यायवाची, और नंबर 4 पे है विलोम। शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये सबसे परिचित हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग कर लें। एकार्थी का अर्थ देखिए क्या होता है। एकार्थी का मतलब होता है एक अर्थ रखने वाला। एक अर्थ भी, इससे पहले हम लोग जो रूढ़ शब्द पढ़े थे वह एक तरह का एकार्थी शब्द ही है। एकार्थी शब्द में केवल एक अर्थ बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रेडियो को ले लिए, रेडियो, तो रेडियो का बस एक अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक्सरा ले लिए, इसका एक अर्थ है, कोई दूसरा इसका अर्थ नहीं हुआ है। लेकिन उदाहरण तौर पे अगर हम जैसे रेडियो को ले लिए, ठीक है, रेडियो के ले लिए, उसके बाद कलम ले लिए, ड्वाइट ले लिए, जिसका एक ही अर्थ है। कलम का अर्थ क्या होता है, कलम केवल लिखने का काम होता है, कलम से पढ़ा नहीं जाता है, इसका एक अर्थ निकलेगा। लेकिन अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, अनेकार्थी का मतलब थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए तो अनेकार्थी का अर्थ देखिए क्या क्या निकलता है। जैसे अंक, अंक का 2 अर्थ होता है। अंक का 2 अर्थ ये होता है, अंक जो है कि गणित में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, गणित में प्रयोग होता है अंक। और एक अंक माने गोंद होता है,
तो अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अनेकार्थी का मतलब कि जैसे राम आम खा रहा है, तो राम आम खा रहा है तो एक भोजन कर रहा है, इसका अर्थ ये निकला। यही अगर दूसरा अर्थ निकल जाए कि राम भाव खा रहा है, तो वहाँ खाने का अर्थ ये नहीं है, खाने का अर्थ बदल गया। और तीसरा अगर हम कह दें कि जो है कि जूता खा रहा है, तो तीनों का अर्थ अलग अलग हो गया है। तो यहाँ जैसे एक दूसरा हम लोग एक और अर्थ हम लोग ले रहे हैं, अर्थ ये ले रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंबर का अर्थ लिए, तो अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। यानी एक शब्द का जब दो अर्थ निकले तो समझ जाना, एक अर्थ का जब दो अर्थ निकले तो वह अनेकार्थी शब्द है। और अनेकार्थी शब्द का मतलब ही होता है कि उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कर, और जैसे एक और ले लीजिए कर। अब कर माने देखिए कितना अर्थ निकलता है। कर का एक अर्थ होता है कि टैक्स, टैक्स कितना देना है, एक अर्थ निकला क्या, टैक्स, कर देना है, राजा को कर देना है अर्थात टैक्स देना है। एक दूसरा अर्थ है कर, कर माने होता है हाथी का सूंड, हाथी का सूंड, ठीक है, एक अर्थ ये हो गया। कर माने एक होता है करना, क्रिया का रूप भी हो गया, तीन रूप हो गया। अब उसके बाद हम लोग तीसरे क्रम में आते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची से बताना नहीं है, पर्यायवाची लगभग सब लोग जानते हैं कि हर एक शब्द का पर्यायवाची है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पर्यायवाची जो है, पर्यायवाची शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हम उदाहरण तौर पे आपको बताएंगे कि जैसे जल का भी अलग अर्थ होता है, पानी का भी अलग अर्थ होता है, नीर का भी अलग अर्थ होता है। भले ही पर्यायवाची है लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। विलोम का हमेशा ध्यान रखिएगा कि विलोम का जो हम लोग भेद करते हैं, विलोम का अब राजा का जो है कि विलोम रानी नहीं होगी, राजा का विलोम रंग ही होगा, क्योंकि एक निश्चित शब्द है विलोम का। जब विलोम को हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी बताएंगे। और इसके बाद जो अंतिम, जो इसके बाद जो भेद आया वह प्रयोग की दृष्टि से भेद, प्रयोग की दृष्टि से भेद। इसके बाद जो अंतिम है वह है प्रयोग, याद रखिएगा, प्रयोग की दृष्टि या आधार दोनों कर सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द के भेद। और प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद का मतलब ये हुआ कि इसमें हम बताए थे कि एक जो होता है वह होता है सामान्य, सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली का मतलब ये होता है, या सामान्य शब्द का मतलब ये होता है जिसको साधारण हम लोग बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हैं। दूसरा जो अर्थ होता है तकनीकी। देखिए तकनीकी का मतलब क्या होता है, तकनीकी का मतलब ये होता है कि जैसे कंप्यूटर है, चिप है, जो विज्ञान से संबंधित होता है वह तकनीकी से संबंधित होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलक, ये बड़ा इसका ट्रेंड चला है प्रयोजन मूलक शब्द का। प्रयोजन का अर्थ होता है कि निश्चित कार्य के लिए, प्रयोजन का अर्थ होता है कि निश्चित कार्य के लिए निश्चित शब्द का प्रयोग। जैसे उदाहरण तौर पे अभी हमने बताया कि पानी, नीर और जल। तो इसमें जो पानी है वह आदर्श सूचक शब्द नहीं है, जो जल है आदर्श सूचक शब्द है, जो नीर है वह बहता हुआ है। तो अब तीनों का अर्थ अलग अलग ले लीजिए। जैसे हम लोग जब जल का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि सूर्य को जल अर्पण करिए, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि सूर्य को पानी दे दीजिए। सूर्य को जल अर्पण किया जाता है, आदर्श सूचक शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आइए जलपान कर लीजिए, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि आइए पानी पान कर लीजिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। उसी तरह नीर का अर्थ होता है बहना, यानी आंखों से जो बह रहा है वह पानी नहीं, वह नीर है। जो किसी फोड़े से निकलता है वह नीर है। तो एक जल का देखिए भाव अलग है, पानी का भाव अलग है और नीर का भाव अलग है। इसी तरह प्रयोजन मूलक जो शब्द होते हैं, प्रयोजन मूलक शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चित शब्द के लिए, निश्चित प्रयोग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, और वो जो है कि प्रयोजन मूलक शब्द होते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है वह होता है प्रशासनिक शब्द, जिसकी हम लोग चर्चा अभी किए थे। यह प्रशासन से संबंधित होता है। जैसे तहरीर शब्द है,
तहरीर कब दिया जाता है? जब कोई आदमी मारपीट एक दूसरे से कर लेता है, या थाना में हमको कोई आवेदन, जब थाना में हम लोग कोई मार झगड़ा करके जाते हैं, तो वह जो हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं उसको तहरीर कहते हैं। वही प्रार्थना पत्र हम प्रिंसिपल को दें, वहाँ तहरीर नहीं कहेंगे। वहाँ जो तहरीर होता है, पेशकार होता है, जज होता है, जो भी प्रशासनिक से शब्दावली है, वह जो है कि प्रशासन संबंधी, यानी प्रयोग की दृष्टि से मुख्य तौर से ये 4 शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अंतिम जिसकी हम लोग खास बेसब्री से चर्चा करते हैं, वह जो व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से या रूपांतर की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से किसके भेद? शब्द के भेद, याद रखिएगा, शब्द के भेद। और हम बताए थे 2 भेद उसमें हुआ था, एक था विकारी और दूसरा था अविकारी। अविकारी, यह 2 शब्द था, विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी अविकारी पहले सीधा सा समझ लीजिए कि विकारी अविकारी क्या होता है। विकारी में एक शब्द से, जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे हम लोग संज्ञा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर संज्ञा है, इधर सर्वनाम है, इधर जो है कि क्रिया है, और इधर विशेषण है। याद रखिएगा, यह 4 ही शब्द विकारी शब्द है। विकारी का मतलब ये होता है कि जिसमें परिवर्तन हो। जैसे उदाहरण तौर पे, जैसे जो संज्ञा है, किताब है, तो किताब से किताबें बन गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए क्रिया है, लिखना है, तो लिखना से लिखता हूँ, लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ, कई शब्द बन गया, ठीक है। लेकिन इधर का जो शब्द है, जैसे क्रिया विशेषण है, इधर क्या है? अविकारी में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण जो शब्द है वह है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में कभी आप ये शब्द नहीं सुने होंगे कि धीरा धीरा, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे। आजकल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, वह अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द में हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 जो विकारी शब्द हैं, जैसे सर्वनाम है, उदाहरण तौर पे हमने मान लिया। अब जैसे सर्वनाम मैं है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं से देखिए कौन कौन शब्द बन गया? मैं से बना मेरा, मैं से बना मेरे, ठीक है, मैं से बना मुझको। कितना परिवर्तन हो गया? अब एक मैं शब्द है, कितना बन गया। लेकिन इधर जो क्रिया विशेषण में शब्द आया धीरे धीरे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो इसमें आता है वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक में जो भी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह समुच्चय बोधक में भी किसी अगर चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरह उसके बाद अंतिम है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। आगे के पार्ट में हम लोग इसका क्रम से अध्ययन करेंगे। और आज शब्द के भेद में आज की क्लास बस यही समाप्त हो रही है। फिर हम अगले क्लास में बताएंगे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है और आगे परीक्षा के लिए किस तरह उपयोगी है। आज की क्लास बस यहीं पे। धन्यवाद।